कल बच्चों रदरफोर्ड के मॉडल की जो कमियां थी उसके बारे में अध्ययन किया। आज हम बोर का परमाणविक मॉडल पढ़ेंगे। सबसे पहले टॉमसन ने अपना मॉडल दिया, उसमें जो कमियां रह गई उन कमियों को दूर करने के लिए रदरफोर्ड ने मॉडल दिया। अब रदरफोर्ड का मॉडल भी इनकी पूर्ण रूप से सही नहीं था, उसमें भी कुछ कमियां रह गई। उन कमियों को दूर करने के लिए बोर ने अपना परमाणविक मॉडल दिया। अर्थात रदरफोर्ड के मॉडल पर जो आपत्तियां उठी थी उन आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में अपना मॉडल जो है प्रस्तुत किया और उस मॉडल के आधार पर कुछ अवधारणाएं दी। उन अवधारणाओं को पढ़ने से पहले हम बोर के बारे में थोड़ा सा परिचय करते हैं। नील्स बोर जो है इसकी जीवनी है 1885 से लेकर के 1962 का। जन्म जो है इनका 7 अक्टूबर 1885 के अंदर कोपेनहेगन में हुआ था और 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के अंदर उनको फिजिक्स का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1922 में उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया और प्रोफेसर नील्स बोर के विभिन्न लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें इनकी लिखी गई। 3 पुस्तक कौन कौन सी हैं? उसमें सबसे नंबर 1 पर है द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी जो है उसे अपन कहते हैं एटॉमिक थ्योरी और 3rd नंबर पर लिखी द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ये 3 जो हैं पुस्तक जो हैं लिखी गई और उन्होंने इनकी कुछ अवधारणाएं प्रस्तुत की। वो अवधारणाएं कौन कौन सी हैं परमाणु की संरचना के संबंध में? तो ये 3 इन्होंने इनकी रदरफोर्ड के मॉडल से संबंधित कुछ इनकी कमियों को दूर करने के लिए अवधारणाएं दी। उसमें सबसे पहले जो है वो ये है कि क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल की सबसे बड़ी कमी ये थी कि इलेक्ट्रॉन के बारे में वो नहीं बता सका कि इलेक्ट्रॉन चक्रण लगाता हुआ जो है वो नाभिक के अंदर क्यों आएगा या नहीं आएगा। तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की निश्चित कक्षा कहते हैं। और 2 नंबर पर बताया कि जब इलेक्ट्रॉन इस विभिन्न कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, ऊर्जा की कमी नहीं होती। और ऊर्जा की जब कमी नहीं होती है तो जो निर्धारित जो कक्ष है, जो कोश है, जो ऑर्बिटल्स है, उसी के अंदर वो चक्रण लगाता रहता है। अब वो नाभिक के अंदर इनकी नहीं आ सकता। तो इन कक्षा या कोश को अपन वैसे कह देते हैं ऊर्जा स्तर कह देते हैं। तो कहता है कि जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखाया गया है ये इनकी क्या है, नाभिक है परमाणु की। और नाभिक के चारों ओर जो ये हैं इन्हें अपन कहते हैं कोश, कक्ष कह देते हैं। जो पहला जो कोश है उसे अपन कह देते हैं n से दर्शाते हैं कोश की संख्या को। तो उसमें सबसे पहला जो कोश जो आता है उसे अपन कहते हैं के कोश, n बराबर 1, यानी कि इसका मतलब हो गया कि ये कौन सा कोश है, के कोश है। इसी प्रकार से दूसरा जो कोश जो है उसे अपन यानी कि कहते हैं 2 नंबर पर n बराबर 2। इसका मतलब यानी कि कोश 2 नंबर वाला कोश कौन सा हुआ, के बाद में कौन सा आता है, l, इसलिए ये कक्ष l हो गया। इसी प्रकार से तीसरा जो इनकी कोश है, तीसरे कोश को अपन कहते हैं m और चौथे को कहते हैं n। ऐसे इनकी अपन इनको दर्शाते हैं k, l, m, n। ये इनकी अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये कक्षा या कोश जो हैं ये k, l, m, n या संख्याओं के द्वारा यदि इन्हें दर्शाते हैं तो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 के द्वारा इन्हें दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से ये अपने जो निश्चित जो कोश हैं, निश्चित जो कक्षा जो होती हैं उन्हीं कक्षाओं के अंदर ये चक्रण लगाते रहते हैं, उन्हीं में चक्रण करते रहते हैं। नाभिक के अंदर यानी कि ऊर्जा का इनका ह्रास नहीं होता
और ये नाभिक के चारों ओर निश्चित कोष में कक्ष में ही चक्रण लगाते हैं और नाभिक के अंदर ये नहीं गिरते हैं, नाभिक में समाहित नहीं होते हैं। इसलिए ये जो बात जो है ये रदरफोर्ड नहीं बता सका था, इसलिए उसका मॉडल जो है इनकी उस जो है वो असफल हो गया, उसको सफलता नहीं मिली। तो उस कमी को दूर करने के लिए इन्होंने ये मॉडल दिया था। यदि इसमें किसी प्रकार की किसी विद्यार्थी को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हो। बस ये ध्यान रखना है, इसने इनकी इलेक्ट्रॉन की स्थिति को इसके द्वारा दर्शाया कि कोष जो हैं विभिन्न कोष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और एक निश्चित कोष में ये इनके चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऊर्जा का न तो ह्रास होता है न ऊर्जा की इनकी कमी होती है, न ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है और लगातार उसी इनकी कोष के अंदर चक्रण लगाता रहता है, जिसके कारण से वो नाभिक के अंदर नहीं गिरेगा, नाभिक में समाहित नहीं होगा।